तो एनालिटिकल स्कूल के बारे में आज पढ़ते हैं, क्या होता है एनालिटिकल स्कूल का मतलब जूरिस्प्रूडेंस में। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो स्कूल्स बताए गए हैं वो किस चीज़ के लिए हैं। जो एनालिटिकल स्कूल है, नेचुरल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल है। इन स्कूल्स में जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जूरिस्प्रूडेंस लॉ के बारे में बता रहा है कि लॉ क्या है, लॉ का क्या ऑब्जेक्ट है, मीनिंग क्या है लॉ की, लॉ का ज्ञान, जूरिस नॉलेज और प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब नॉलेज। तो लॉ की नॉलेज क्या है ये हमको जूरिस्प्रूडेंस बताता है। तो स्कूल्स जो इसमें दिए गए हैं वो स्कूल्स में ये चीज़ बताई गई है कि लॉ कैसा होना चाहिए, उस लॉ बनाने के लिए क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें स्कूल्स में बताई गई हैं। तो एनालिटिकल स्कूल के बारे में आज हम पढ़ते हैं कि एनालिटिकल स्कूल का क्या मतलब है, किसने इस थ्योरी को प्रपोंड किया था। तो एनालिटिकल स्कूल को मेनली दो जो जूरिस्ट ने प्रपोंड किया था, या दो इसके प्रपोंडर हैं। पहले हैं इसके बेंथम और दूसरे हैं ऑस्टिन। ये दोनों ही एनालिटिकल, या इसको और भी इसके नाम है एनालिटिकल का। एक तो इसका पॉजिटिविस्ट नाम है, पॉजिटिविज्म भी बोलते हैं इसको, और इसको कमांड थ्योरी भी बोला जाता है। तो मेनली इसका मतलब क्या है, ये जो स्कूल है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लॉ ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे आप सैंक्शन दे सको, उसी को ही लॉ मानता है एनालिटिकल स्कूल। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे सोवरेन के द्वारा, ये सोवरेन पर ज़्यादा फोकस करता है एनालिटिकल स्कूल। कहता है कि जब सोवरेन के द्वारा कोई कमांड दे दी जाती है, कमांड मतलब कोई आदेश, किसी चीज़ को करने के लिए या किसी को ना करने के लिए कोई कमांड दे दी जाती है और उस काम को आप नहीं करते हो, तो फिर आपको सैंक्शन मिलेगा। ये इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्ट है, इसी पर फोकस करता है ये कि बिना सैंक्शन के कोई भी लॉ नहीं हो सकता है। जब तक आप उसमें सैंक्शन नहीं रखोगे, पनिशमेंट नहीं रखोगे, तब तक वो लॉ नहीं माना जाएगा। तो ये बेसिकली इस थ्योरी का ऑब्जेक्ट है। तो हम पढ़ते हैं कि बेंथम और ऑस्टिन ने क्या क्या कहा है या प्रपोंड किया है इस थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेंथम का। तो बेंथम बोलते हैं कि जब तक किसी चीज़ के पीछे सैंक्शन ना हो तब तक हम उसको लॉ नहीं मान सकते। तो बेंथम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं एक तरीके से जो नेचुरल लॉस हो, नेचुरल लॉ के पीछे आप कोई सैंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, तो जब तक आप उनके पीछे सैंक्शन नहीं लाओगे तब तक वो उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एक तरीके से बेंथम ने बोला था। तो बेंथम मेन चीज़ कहते हैं कि कई आप कमांड, जब तक अब कमांड कौन देगा, कमांड देगा सोवरेन। सोवरेन कौन है इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी मैं इतना बता देता हूँ कि जो सुप्रीम बॉडी है जो कि इन्फीरियर को गवर्न करती है, सुपीरियर जिसको हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट सुपीरियर है और जो पीपल हैं वो इन्फीरियर हैं। तो यहाँ पर सोवरेन बॉडी कौन होगी? गवर्नमेंट। तो जब तक गवर्नमेंट कोई कमांड नहीं देगी पीपल को, उनके लिए किसी भी चीज़ को मानना ज़रूरी नहीं होता है। ये बेंथम ने ये प्रपोंड किया था, इसलिए इसको पॉजिटिविस्ट स्कूल भी बोला जाता है। पॉजिटिविज्म इसलिए क्योंकि आप उसको सैंक्शन करवा सकते हो, उसको इन्फोर्स करवा सकते हो। जब तक आप किसी नियम को इन्फोर्स नहीं करवाओगे तब तक उसमें लॉ का एसेंशियल पार्ट नहीं होता है वो। तो ये चीज़ बेंथम ने बोला था, इसलिए जो कमांड थ्योरी जो दी थी वो बेंथम नहीं दी थी, वही उसके प्रोपॉन्डर है, टू कमांड। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑस्टिन को। ये ऑस्टिन ने क्या बोला था? दो प्रोपॉन्डर हैं एनालिटिकल स्कूल के, बेंथम और ऑस्टिन। दोनों ने ही अलग अलग तरीके से इसको डिस्कस किया था या एक्सप्लेन किया था। और ऑस्टिन के बारे में पढ़ते हैं कि ऑस्टिन ने क्या बोला था। ऑस्टिन ने बोला था कि लॉ जो है वो लॉ दो तरीके से बनाया जा सकता है, लॉ मेड बाय गॉड और लॉ मेड बाय मैन। ये दो तरीके के लॉ होते हैं। लॉ मेड बाय गॉड कौन से? जो कि
प्रकृति के द्वारा हमें मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नेचुरल जो राइट्स हैं हमारे, वो जो कि शास्त्रों में, धर्मों में जो चीज़ लिखी हुई हैं, वो लॉ मेड बाय गॉड, वो किसके लिए बनाए गए हैं? हमारे लिए, ईश्वर ने बनाया है। और लॉ मेड बाय मैन में कौन कौन से लॉ आ जाते हैं? जो कि मनुष्य के द्वारा मनुष्यों के लिए बनाए गए होते हैं, इनको हम बोलते हैं ह्यूमन लॉ, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। इनमें भी दो तरीके के लॉ होते हैं। एक तो आ गया पॉजिटिव लॉ, जो कि सुपीरियर के द्वारा बनाया जाता होता है इन्फीरियर के लिए, और एक होते हैं फॉर एग्जांपल के लिए इंटरनेशनल लॉ, या हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल लॉ, कस्टम्स वगैरह। कस्टम्स, क्योंकि कस्टम्स भी तो ह्यूमन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, रूढ़ियाँ परंपराएं जो होती हैं वो भी तो ह्यूमंस के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो ये इस तरीके से दो पार्ट में ऑस्टिन ने बांटा था कि एक तो गॉड के द्वारा बनाया जाता है और एक मैन के द्वारा बनाया जाता है, मैन के लिए। उसको भी फिर दो पार्ट में बढ़ाया। यहाँ पर ऑस्टिन ने कहा है कि ये जो लॉ है ना, ये लॉ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सैंक्शन नहीं है। यदि हम प्रकृति के द्वारा बनाए गए किसी लॉ को नहीं मानते हैं तो आपको कोई सैंक्शन नहीं मिलेगी। और यहाँ पर भी जो दो चीज़ों को इन्होंने बांटा है कि एक तो है पॉजिटिव लॉ, जो कि सुपीरियर के द्वारा बनाया जाता है इन्फीरियर के लिए, और एक है जो कस्टम्स। तो इसमें भी ये जो कस्टम्स वाला पार्ट है, ये लॉ नहीं है, क्योंकि कस्टम्स को तोड़ने पर भी कोई भी सैंक्शन नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि केवल ये वाला जो पार्ट है ये लॉ है बस, क्योंकि इसको ब्रीच करने पर ही सैंक्शन या पनिशमेंट दी जा सकती है, ना तो ये है और ना ही ये है। इनके अलावा ऑस्टिन ने और भी बहुत सारे लॉ बनाए उसने डिस्कस किए हैं, जो कि लॉ उसकी नज़र में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए इंटरनेशनल लॉ, ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच करने पर कोई भी सैंक्शन नहीं दी जा सकती, कोई भी सैंक्शन नहीं दी जा सकती। इसलिए इंटरनेशनल लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं ऑस्टिन। दूसरे मेटाफर लॉज जो होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल लॉ वगैरह जो होते हैं, इनको भी ऑस्टिन लॉ नहीं मानता है। तो उसके अनुसार केवल यही चीज़ एक लॉ है। अब ये सारी थ्योरीज तो हमने पढ़ ली हैं, ये इनके हमने एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बेंथम और ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी को किस किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज भी किया है। हर स्कूल का अलग अलग क्रिटिसिज्म है। इन्होंने जो बात बोली है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो इसके हम क्रिटिसिज्म देखते हैं कि इनके जो सिद्धांत जो दिए गए हैं उनको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। सबसे पहला है हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल को इसने पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया है इस थ्योरी के द्वारा। वो ये कहता है कि कस्टम्स से किसी भी तरीके के लॉ नहीं बनाए जा सकते हैं। लॉ तभी बनेगा जब वो उनके पीछे सैंक्शन होगा। लेकिन बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो कि कस्टम्स से ही, या जो उनका सोर्स है वो कस्टम्स ही हैं, तो इसलिए इस पॉइंट पर इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। दूसरा, ऑस्टिन और बेंथम के अनुसार सोवरेन जो होता है उसके द्वारा जो बनाया जाता है वो लॉ है। अदर और किसी भी बॉडी के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा वो लॉ नहीं मानते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि सोवरेन को लॉ बनाने की पावर कहाँ से मिली? सोवरेन की को भी तो लॉ बनाने की पावर कहीं से कहीं मिली होगी, इसका क्या सोर्स है? तो वो भी अपने आप में लॉ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो यहाँ पर किसके पास पावर है? सोवरेन मतलब कौन हो गया? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को पावर किससे मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली हुई है उसको। तो ये जो लॉ बनाने की पावर है कि जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए लॉ बना सकती है, वो उसको पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी तो अपने आप में लॉ ही है। लेकिन एनालिटिकल स्कूल उसको लॉ नहीं मानता है। थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं माना गया, जबकि इंटरनेशनल लॉ भी लॉ है। भले ही उसके पीछे सैंक्शन ना हो तब भी हम उसको लॉ मानकर चलते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार बिना सैंक्शन के भी लॉ का पालन होता है। ज़रूरी नहीं है कि सैंक्शन से ही लॉ का पालन हो। फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि
रियलिस्टिक स्कूल को भी पूरी तरीके से यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया है ऑस्टिन के द्वारा। रियलिस्टिक स्कूल का मतलब होता है कि जजेस के द्वारा, जजेस मेड लॉ, जजेस भी लॉ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इंटरप्रिटेशन करना किसी भी चीज़ का, जैसे कि आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, लेकिन राइट टू लाइफ में कितने सारे और राइट्स हैं, ये हमें किसने बताया है? ये हमें किसी भी सोवरेन बॉडी के द्वारा नहीं बताया गया है। तो ये किसके द्वारा इंटरप्रेटेड किया गया है? ये इंटरप्रेटेड किया गया है जुडिशरी के द्वारा। तो जुडिशरी ने जो इसमें कंसेप्ट बताए, जैसे राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू वाटर, राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, ये किसी सोवरेन बॉडी के द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन तब भी ये एक लॉ है। तो यहाँ पर एनालिटिकल स्कूल इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है कि हम जजेस ने जो लॉ बनाया है, जजेस ने जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो लॉ नहीं है जैसा एनालिटिकल स्कूल कहता है, लेकिन तब भी वो लॉ माने जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है आर्टिकल 141 में, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे वो अपने आप में लॉ हैं। लॉस ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि जैसे मानकर चलिए टाइम बार्ड डेब्ट होता है। टाइम बार्ड डेब्ट का मतलब ये है कि यदि आपने किसी से कोई डेब्ट लिया है तो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वो 3 साल तक आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हो, मतलब ड्यू डेट के 3 साल तक। और 3 साल बाद यदि आपने कोई उसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है तो फिर वो कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो, आप उससे बार्ड हो जाओगे। तो अब कोई सैंक्शन नहीं है इसके लिए, लेकिन तब भी अपने आप में वो रूल तो है ना, रूल वो लॉ बना हुआ है, वो अपने आप, भले ही आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते उस चीज़ को। तो एक इसका एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, या इसको क्रिटिसिज्म हम इसका कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्रिटिसिज्म है कि ऐसे लॉ जो होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेटरी लॉस जो होते हैं। एक्सप्लेनेटरी लॉस का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टीपी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों में किसी काम को करने के लिए ना तो कहा गया होता है ना ही मना किया गया होता है, जबकि एनालिटिकल स्कूल कहता है कि लॉ सिर्फ या तो आपको किसी चीज़ के लिए डू करेगा या नॉट डू, या हम इसको कह सकते हैं डोंट डू और डोंट। एनालिटिकल स्कूल कहता है कि लॉ सिर्फ 2 ही चीज़ें बताता है, या तो किसी काम को करो या किसी काम को मत करो। यदि आप इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं मानते हो तो फिर वो आपको सैंक्शन दी जा सकती है। लेकिन ऐसे कई सारे लॉ हैं जो कि ना तो डू कहते हैं ना ही डोंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कभी भी ये नहीं बताया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको करना ही है या ये कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल ये बताता है कि यदि किसी 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो फिर किस तरीके का लॉ फॉलो होगा। तो अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल स्कूल ये लॉ नहीं है, लेकिन ये तब भी लॉ है। ऐसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको अपनी संपत्ति बेचनी है या नहीं बेचनी। यदि आप बेच देते हो तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा, या मॉर्टगेज में दे देना। तो इस तरीके के जो लॉ होते हैं वो कभी भी डू या डोंट नहीं बताते हैं, लेकिन तब भी इन दोनों तरीके के लॉ को हम लॉ मानते हैं। तो ये एनालिटिकल स्कूल के हम इनको एक्सेप्शंस कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनको इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट है परमिसिव लॉस। परमिसिव लॉस का मतलब होता है जो कि स्टेट को कई सारे लोगों के लिए या सोसाइटी के किसी एक पार्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने के लिए परमिट करती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आर्टिकल 15 का 4th क्लॉज जो कहता है कि महिला और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकती है उनके बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर भी डू और डोंट नहीं बोला गया है, लेकिन वो परमिट करते हैं स्टेट को किस चीज़ के लिए, कि वो इस तरीके के लॉ बना सकती है जो कि सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के बेनिफिट के लिए हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि एनालिटिकल स्कूल के बारे में मैंने आपको बता दिया, और ये इसके क्रिटिसिज्म और एक्सेप्शंस हम इनके कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया के रेफरेंस में एनालिटिकल स्कूल को कहाँ पर किस तरीके से लागू किया गया है लॉ बनाते समय पर। तो उसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे यहाँ पर जितने भी सारे लॉ बने हुए हैं वो लॉ तभी माने जाते हैं जब वो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हों या लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए। लेजिस्लेटिव में 2 चीज़ें आती हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो सेम एनालिटिकल स्कूल भी यही कहता है, सोवरेन बॉडी के द्वारा जिसको कि लॉ बनाने की पावर दी गई है। तो हमारे यहाँ लॉ बनाने की पावर है लेजिस्लेटिव को। लेजिस्लेटिव को हमारे यहाँ पर लॉ बनाने की पावर है।
तो लेजिस्लेटिव हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है। दूसरा बता दूँ, अब मैं आपको एनालिटिकल स्कूल को इंडिया में किस तरीके से लागू किया गया है उसके बारे में बताता हूँ। तो एनालिटिकल स्कूल कहता है कि सोवरेन के द्वारा लॉ बनाया गया हो इन्फीरियर के लिए। तो हमारे यहाँ पर सोवरेन बॉडी होगी गवर्नमेंट, और ये होगी पीपल ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट को पावर है कि वो पीपल ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकती है, और जिस तरीके का लॉ वो बनाएगी वही माना जाएगा। उसके अलावा इंडिया में कोई ऐसी दूसरी बॉडी नहीं है जिसको कि लॉ बनाने की पावर हो, सिर्फ एक ही सोवरेन होता है। तो हमारे यहाँ पर भी सिर्फ एक ही लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट, हालांकि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्लियामेंट और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर। इन्हीं को ही इन्हीं को ही लॉ बनाने की पावर दी गई है इंडिया में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इन दोनों के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ वही लॉ एप्लीकेबल है। हालांकि और भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि अथॉरिटीज़ वगैरह जो होती हैं, जिसमें पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाकर उनको पावर दे देते हैं रूल्स बनाने की, तो वो भी लॉ होते हैं, लेकिन सोर्सेस यही है हमारे यहाँ पर लॉ बनाने के। तो एक तरीके से ये बात तो क्लियर हो गई कि सोवरेन बॉडी को ही लॉ बनाने की पावर है, तो हमारे यहाँ पर भी सिर्फ इन्हीं को पावर है, इनके अलावा और कोई लॉ नहीं बना सकता है। और यदि कोई लॉ बनाता भी है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मानकर चलिए किसी एक फैमिली में लॉ बना दिया गया उसके फादर के द्वारा कि कोई भी घर में 10 बजे के बाद नहीं आएगा, 10 बजे से पहले सब लोग घर आ जाएंगे। तो 10 बजे के बाद यदि कोई घर आता है तो उसको आप जेल में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली में लॉ बनाने की पावर नहीं है। वो विद इन फैमिली लॉ बना सकते हैं, उसके लिए आप सैंक्शन नहीं दे सकते हो कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ यही है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में बताया गया है कि नो पर्सन, किसी भी व्यक्ति की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हम नहीं छीन सकते सिवाय एक के, जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर यदि लॉ के द्वारा बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में ही हम किसी व्यक्ति की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से उसको वंचित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि ये लॉ कौन बनाएगा, ये लॉ भी हमारे यहाँ पर स्टेट बनाएगी। तो जो स्टेट के द्वारा लॉ बना दिया गया हो उसमें जुडिशरी भी किसी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यही एनालिटिकल स्कूल कहता है कि जो स्टेट के द्वारा बना दिया गया वही लॉ फाइनल है। इसलिए अमेरिका में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वहाँ पर जुडिशरी चेक कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जुडिशरी को ये चेक करने की पावर नहीं है। केवल वो ये चेक कर सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो नहीं है, तो ड्यू प्रोसेस चेक नहीं कर सकती है। बाकी जैसे ही एक बार प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट के द्वारा, उसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा जुडिशरी को भी। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से एनालिटिकल स्कूल को फॉलो किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दो जो ज्यूरिस्ट हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। एनालिटिकल स्कूल के जो मेन जो पॉइंट्स थे, जो उनके क्रिटिसिज्म थे, वो मैंने आपको बताए। अगली वीडियो में हम किसी दूसरे स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे।